नमस्कार दोस्तों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर फॉरेस्ट SI 1 दरोगा के MCQ बैच में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, लगातार 2 दिन तक क्लास नहीं हो पाई। आप में से बहुत से दोस्तों को तो मेरी कम्युनिटी पोस्ट मिल गई होगी जिसमें मैंने बताया था कि 2 दिन से मुझे बहुत तेज बुखार था और मैं एक स्लाइड बनाने में या क्लास लेने में पूरी तरह असमर्थ था। आज भी मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है अभी, लेकिन फिर भी क्योंकि आपका ज़्यादा नुकसान नहीं करना चाहता था, इस वजह से ये वीडियो मैं आपके सामने आज लेकर के आया हूँ। अच्छा, बात कर लेते हैं कि लगातार मेरे मित्र कह रहे हैं कि वो जो PDF है सर, उसमें जो आप एडिशनल क्लास में लिखा रहे हैं उसके साथ उस PDF को दीजिए। देखिए, मेरा प्रयास तो वही था कि उसी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी PDF को मैं दूं, पर चूंकि मैं पेन टैब पर पढ़ाता हूँ पावर पॉइंट की मदद से, तो जब मैं पावर पॉइंट को कन्वर्ट कर रहा हूँ PDF में, तो उसमें से सिर्फ वही पोर्शन आ पा रहा है जो मैं टाइप कर रहा हूँ। जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन वो कन्वर्ट नहीं हो पा रही PDF में, तो मैं लगातार उसी का प्रयास कर रहा था। इस वजह से मैंने PDF दी भी नहीं थी और लेकिन उसमें सफलता हासिल अभी मुझे हो नहीं पाई है। तो कोई दिक्कत नहीं है, वो प्रयास हम करते रहेंगे। मैं भी आप लोगों को आंसर के साथ में क्वेश्चंस की PDF आपको आज डाल दूंगा और उसके बाद जैसे ही हमें किसी की मदद से या किसी टेक्नीशियन की मैं भी मदद लूंगा, अगर ये कन्वर्ट हो जाता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ में, तो आपको दोबारा PDF दे दी जाएगी। चिंता की कहीं कोई बात है नहीं। तब तक आप दोस्तों नोट करते रहिए, और वैसे भी जैसे नोट करेंगे तो आपको आपकी तैयारी में आपके लिए हेल्प ही मिलेगी। तो उसे जब तक आप नोट करते रहिए, जब तक कि हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन की PDF आप तक पहुंचाने में सफलता हासिल नहीं कर पाते। तो चलिए आज का सेशन प्रारंभ करता हूं। और आज का सेशन प्रारंभ करने से पहले यदि आप चैनल पर नए आए हैं या अभी तक आपने अथर्व एजुकेटर को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज दोस्तों विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए। चलिए प्रारंभ करता हूं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किसकी स्थिति भारत में चिंताजनक नहीं है? देखिए, IUCN की रेड डाटा लिस्ट की हमने बात करी थी और उसमें हमने गंभीर संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड, संकटग्रस्त यानी एंडेंजर्ड, सुभेद्य वल्नरेबल, नियर थ्रेटेंड निकट संकट, इस तरह की कई कैटेगरीज की हमने चर्चा करी थी। लगभग 9 कैटेगरी होती हैं IUCN की रेड डाटा लिस्ट में। आपको बताना है कि निम्न में से किसकी स्थिति भारत में चिंताजनक नहीं है। बात करें हिमालयन बटेर की, तो हिमालयन बटेर पश्चिमी हिमालय में मुख्यतः उत्तराखंड में पाई जाती है और ये जो है 1876 में दिखी थी भारत में, और 1876 के बाद ये भारत में दिखी नहीं और सीधे दिखी 2003 में। यानी इसको विलुप्त तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये मौजूद है। इसे डाला गया क्रिटिकली एंडेंजर्ड की श्रेणी में, यानी गंभीर संकटग्रस्त की श्रेणी में। साइबेरियन क्रेन के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ये आर्कटिक रूस और पश्चिमी साइबेरिया में मिलता है। सर्दियों में ये भारत में आता है, और भारत में कहां आता है? तो भारत में ये आता है केवलादेव में, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? ये स्थित है राजस्थान में। पर यह भी अंतिम बार 2002 में देखा गया था और 2002 के बाद ये भारत में नजर नहीं आया, यानी कि ये भी जो है बहुत ज्यादा खतरे में है। तो इसे भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड की श्रेणी में डाला गया IUCN की रेड डाटा लिस्ट में। जबकि बात करें चिंकारा की, तो चिंकारा सबसे छोटा एशियाई मृग होता है, सबसे छोटा एशियाई मृग। और ये जो है रेड डाटा लिस्ट में लीस्ट कंसर्न यानी कि कम चिंताजनक स्थिति में है, लीस्ट कंसर्न में है, यानी इसके लिए अभी भारत में विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लीस्ट कंसर्न में मैंने आपको एक और नाम लिखवाया था, भौंकने वाले हिरण। ये कई बार पूछा जाता है, भौंकने वाले हिरण और चिंकारा ये दोनों किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? ये फॉल करते हैं लीस्ट कंसर्न यानी कम चिंताजनक की कैटेगरी में। चलिए अगला है, नीलगिरी ताहर से भिन्न हिमालयन ताहर को IUCN की लाल पुस्तिका में किस श्रेणी में रखा गया है? देखिए, नीलगिरी ताहर के बारे में हमने बात करी थी। ये तमिलनाडु का राजकीय पशु है, ये हमने चर्चा करी थी, राजकीय पशु है। और नीलगिरी ताहर जब आपको बताया गया था तब बताया गया था कि ये संकटग्रस्त यानी एंडेंजर्ड की श्रेणी में है। जबकि पूछा जा रहा है क्वेश्चन हिमालयन ताहर के बारे में, और आपसे पूछा जा रहा है कि हिमालयन ताहर की स्थिति क्या है। तो बात करें हिमालयन ताहर की, तो हिमालयन ताहर अभी तो संकट में नहीं है, पर यदि इसका संरक्षण नहीं किया गया तो ये संकट में आ जाएगा, यानी कि नियर थ्रेटेंड निकट संकट की श्रेणी में है
हिमालयन ताहर, तो कंफ्यूज मत होइएगा। यदि नीलगिरी ताहर आपसे पूछे तो नीलगिरी ताहर एंडेंजर्ड की श्रेणी में है, जबकि हिमालयन ताहर आपसे पूछे तो हिमालयन ताहर जो है निकट संकट यानी नियर थ्रेटन्ड की श्रेणी में आता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी स्थिति भारत में चिंताजनक है? देखिए आपसे पूछा जा रहा है किसकी स्थिति भारत में चिंताजनक है, पांडिचेरी शार्क की, अंडमान जंगली सुअर की, नीलगाय की या क्रैब खाने वाले बंदर की। तो देखिए लीस्ट कंसर्न में ना थोड़े से कुछ नाम आप याद कर लीजिए। एक तो हो गया आपका चिंकारा, चिंकारा जो है आपका लीस्ट कंसर्न है। इसके अलावा भौंकने वाले हिरण, ये भी आपके लीस्ट कंसर्न है, भौंकने वाले हिरण। ये दोनों किस में आते हैं? ये आते हैं आपके लीस्ट कंसर्न में। इसके अलावा अंडमान जंगली सुअर, नीलगाय और क्रैब खाने वाले बंदर, ये भी आपके लीस्ट कंसर्न में आते हैं। ये 5-6 नाम कई बार घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं, तो इनका ध्यान रखिएगा। बात करें पांडिचेरी शार्क की, तो देखिए पांडिचेरी शार्क से पहले एक शार्क और पढ़ाई गई थी आपको, वो थी गंगा शार्क। गंगा शार्क जो कि आपको बताई गई थी कि ये गंगा के गंदे पानी में भी मिलता है। तो गंगा शार्क के समय जो स्थिति आपको लिखाई गई थी वो लिखाई गई थी क्रिटिकली एंडेंजर्ड की। उसी प्रकार पांडिचेरी शार्क की भी जो स्थिति है वो भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, यानी गंभीर संकटग्रस्त स्थिति में है पांडिचेरी शार्क। तो भारत में किसकी स्थिति चिंताजनक है अगर आपसे पूछा जाए तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पांडिचेरी शार्क। जबकि एक बात हमने करी थी गंगा डॉल्फिन की, देखिए ना रिवाइज करते रहा कीजिए, जब भी आया करे कंपैरेटिव स्टडी जरूर किया कीजिए। गंगा डॉल्फिन क्रिटिकली एंडेंजर्ड की श्रेणी में नहीं थी पर एंडेंजर्ड की श्रेणी में थी, यानी कि संकटग्रस्त की श्रेणी में थी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न तीनों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न, और हमारा अगला प्रश्न है ड्यूगोंग के विषय में असत्य कथन की पहचान कीजिए। ड्यूगोंग, इसे समुद्री गाय भी कहा जाता है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अधीन विधिक संरक्षण दिया गया है। IUCN की रेड डाटा बुक में इसे सुभेद्य की श्रेणी में स्थान दिया गया है या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए मेरे को लेक्चर तो याद नहीं, पर दूसरे या तीसरे लेक्चर में हमने ड्यूगोंग के विषय में एक प्रश्न डाला था। ड्यूगोंग, इसे समुद्री गाय भी कहा जाता है, ये एक मैमल है, इसे समुद्री गाय भी कहा जाता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अधीन इसे विधिक संरक्षण दिया गया है। IUCN की रेड डाटा बुक में इसे सुभेद्य यानी वल्नरेबल की श्रेणी में स्थान दिया गया है, ये भी ठीक है। किस श्रेणी में स्थान दिया गया है? तो वल्नरेबल की श्रेणी में स्थान दिया गया है। इसका मतलब इसमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है। हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न है, IUCN की रेड डाटा पुस्तिका को ध्यान में रखते हुए असुमेलित की पहचान कीजिए। ये कुछ रीजनिंग जैसा प्रश्न हो गया। अब आपको इनकी कैटेगरी पता होनी चाहिए, तभी तो आप बता पाएंगे इनमें से असुमेलित कौन सा है। तो 4 सींगों वाला मृग, इसके अलावा सांबर हिरण, संघाई हिरण और क्लाउडेड तेंदुआ। देखिए बात करें यदि हम संगाई हिरण की, सबसे पहले इसी को पकड़ लेते हैं। संगाई हिरण ये मणिपुर का राजकीय पशु है, मणिपुर का राजकीय पशु है। ये मणिपुर की मीठे पानी की, पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है लोकटक झील, और इसके दक्षिणी हिस्से में ये पाया जाता है। बात करें यदि नेशनल पार्क की, तो विश्व का एकमात्र झूलता हुआ नेशनल पार्क जो मणिपुर में स्थित है उसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, और ये वहां पाया जाता है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और इसकी जो स्थिति है ना दोस्तों वो संकटग्रस्त है, यानी कि ये एंडेंजर्ड स्थिति में है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है पर एंडेंजर्ड में है। जबकि यदि हम बात करें 4 सींगों वाला मृग, ये जो है वल्नरेबल यानी सुभेद्य में है। सांबर हिरण ये भी वल्नरेबल यानी सुभेद्य में है। क्लाउडेड तेंदुआ हो या तेंदुआ हो, दोनों ही, तेंदुआ भी, या तो आपसे तेंदुआ पूछ ले या क्लाउडेड तेंदुआ पूछ ले, दोनों ही वल्नरेबल यानी सुभेद्य की स्थिति में हैं।
हाँ, तो इसका मतलब इसमें से अलग कौन सा हो गया? अलग हो गया संगाई हिरण। एक चीज याद रखिएगा, क्लाउडेड तेंदुआ तो सुभेद्य यानी वल्नरेबल की स्थिति में है, तेंदुआ भी सुभेद्य यानी वल्नरेबल की स्थिति में है। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए हिम तेंदुआ, तो हिम तेंदुआ पर हमने चर्चा करी थी, और हिम तेंदुआ जो कि हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु है, वो कौन सी स्थिति में है? वो एंडेंजर्ड की स्थिति में। हिम तेंदुआ परियोजना कब चलाई गई, ये आप कमेंट में बताएंगे मुझे। पढ़ाई हुई है मैंने हिम तेंदुआ परियोजना, तो हिम तेंदुआ परियोजना कहां से प्रारंभ की गई और कब चलाई गई, ये आप बताएंगे मुझे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक सींग वाला गैंडा जो काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है, IUCN की लाल पुस्तिका में कौन सी श्रेणी में आता है? एक सींग वाला गैंडा, एक सींग वाला गैंडा कहां पाया जाता है? तो यह पाया जाता है असम के काजीरंगा में। यदि बात करें गैंडों के लिए प्रसिद्ध नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, तो चर्चा करी थी हमने, काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क जो कि असम के हैं, साथ ही जल्दापाड़ा नेशनल पार्क जो कि पश्चिम बंगाल का है। ये एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, सॉरी गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, जबकि एक सींग वाले गैंडों के लिए आपका काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। पूछा जा रहा है कि जो एक सींग वाला गैंडा है ये कौन सी श्रेणी में आता है, तो ध्यान रखिएगा ये कौन सी श्रेणी में आता है, तो ये आता है आपका सुभेद्य की श्रेणी में, यानी वल्नरेबल की श्रेणी में। एक आता है प्रश्न सुमात्रन राइनोसोर्स का, सुमात्रन राइनोसोर्स। देखिए जो कंफ्यूज करते हैं ना, उन्हें आप पहले ही पढ़ लिया कीजिए। एक सींग वाला गैंडा कौन सी स्थिति में आता है, तो सुभेद्य में आता है, यानी वल्नरेबल में आता है। जबकि यदि आपसे पूछ ले सुमात्रन राइनोसोर्स, तो ये आपका क्रिटिकली एंडेंजर्ड यानी कि गंभीर संकटग्रस्त की श्रेणी में आता है। गंभीर संकटग्रस्त की श्रेणी में आएगा आपका कौन सा? सुमात्रन राइनोसोर्स। जबकि एक सींग वाला गैंडा किस श्रेणी में आएगा, तो ये आएगा आपका सुभेद्य की श्रेणी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से, इसको कौन कर लो दोस्तों, निम्न में से कौन गंभीर संकटग्रस्त की श्रेणी से संबंधित नहीं है? गंभीर संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन गंभीर संकटग्रस्त की श्रेणी में नहीं है? चमड़े की पीठ वाला कछुआ, बड़े दांत वाली साफिश, लंबी कंघी के आकार की साफिश या घड़ियाल। तो ध्यान रखिएगा, बड़े दांत वाली साफिश, लंबी कंघी के आकार की साफिश या घड़ियाल, ये तीनों ही क्रिटिकली एंडेंजर्ड की श्रेणी में है। जबकि चमड़े की पीठ वाला कछुआ ये आपका वल्नरेबल यानी सुभेद्य की श्रेणी में आता है। देखिए कौन सा किस श्रेणी में आता है याद करना टफ है, लेकिन धीरे 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 प्रयास करते रहिए। बार बार जितना प्रयास करेंगे, जितना रिवीजन करेंगे, उतना ही आपको याद होता जाएगा। चलो ध्यान रखिएगा, चमड़े की पीठ वाला कछुआ सुभेद्य की श्रेणी में यानी वल्नरेबल की श्रेणी में आता है। जबकि बड़े दांत वाली साफिश हो गई, लंबी कंघी के आकार की साफिश हो गई या घड़ियाल हो गया, ये सभी क्रिटिकली एंडेंजर्ड की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2015 की तुलना में 2020 में एशियाई शेरों की संख्या में कितनी वृद्धि दर्ज की गई? देखिए बात करें एशियाई शेर, तो एशियाई शेर जो है भारत में केवल गुजरात में पाया जाता है, गुजरात में। और गुजरात का जो गिर नेशनल पार्क है ये इसका प्राकृतिक आवास है। गिर नेशनल पार्क में ये पाया जाता है। अगर आपसे पूछ लें, अच्छा अगला प्रश्न, चलिए परियोजना के बारे में बाद में बात करेंगे। एशियाई शेर गुजरात में पाया जाता है, गुजरात में भी कहां? गिर नेशनल पार्क में पाया जाता है। आपसे पूछ रहा है 2015 की तुलना में 2020 में एशियाई शेरों की संख्या में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो 2015 में जो गणना की गई थी एशियाई शेरों की, तब जो शेर हमारे सामने आए थे वो आए थे 523 शेर। जबकि 2020 में जो 15वीं गणना की गई है शेरों की, तब 674 शेर सामने आए हैं, यानी लगभग 29% की जो वृद्धि है वह एशियाई शेरों की संख्या में दर्ज की गई है। चलिए अगला प्रश्न है, गिर सिंह परियोजना भारत में कब प्रारंभ की गई? 1972 में, 1973 में, 1987 में, 1992 में। 1992 में हम पढ़ चुके हैं, हाथी परियोजना प्रारंभ की गई थी।
1987 में कौन सी परियोजना प्रारंभ की गई थी? गैंडा परियोजना। 1973 में कौन सी परियोजना प्रारंभ की गई है? बाघ परियोजना, याद रखिएगा ये बात। और 1972 में प्रारंभ की गई है गिर सिंह परियोजना। गिर सिंह परियोजना कब प्रारंभ की गई? तो 1972 में प्रारंभ की गई। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1972। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा? निम्न में से किस वर्ष में लाल पांडा परियोजना शुरू की गई? देखिए लाल पांडा परियोजना कब शुरू की गई? 1975 में, 1977 में, 1992 में या 1996 में? तो इस प्रश्न का उत्तर तो हो जाएगा 1996 में। बात करें इस लाल पांडा की, तो लाल पांडा कहां पाया जाता है भारत में? तो लाल पांडा पाया जाता है पूर्वोत्तर भारत में, यानी पूर्वी हिमालय में। कहां पाया जाता है? पूर्वी हिमालय में। यदि बात करें राज्यों की कि राज्यों में ये कहां कहां पाया जाता है, तो एक तो सिक्किम राज्य हो गया, एक आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, और साथ ही ये दार्जिलिंग के जंगलों में भी पाया जाता है। दार्जिलिंग के जंगलों में इसे कैट बियर के नाम से भी जानते हैं। तो इसका दूसरा नाम क्या है अगर आपसे पूछ ले, तो इसका नाम है कैट बियर। बात करें लाल पांडा परियोजना की, तो लाल पांडा परियोजना कब शुरू की गई? तो ये तो शुरू की गई 1996 में। यदि आपसे पूछ ले किसके सहयोग से शुरू की गई, तो WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ के सहयोग से ये परियोजना शुरू की गई थी। इस WWF की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई है 1961 में। और इसका यदि लोगो आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा, इसका लोगो है सफेद पांडा। लाल पांडा मत कर दीजिएगा, सफेद पांडा, या इसी को कहते हैं विशाल पांडा। तो WWF का लोगो है सफेद पांडा या विशाल पांडा। यह प्रजाति चीन में पाई जाती है, जबकि भारत में इसी की एक प्रजाति लाल पांडा पाई जाती है। और ये जो लाल पांडा है ये सिक्किम का राजकीय पशु है। देखिए कई राजकीय पशु पढ़ा दिए मैंने, जैसे आपको हिम तेंदुआ हिमाचल प्रदेश का हो गया, नीलगिरी ताहर तमिलनाडु का हो गया, मणिपुर का जो है आपका संगाई हिरण हो गया, सिक्किम का लाल पांडा हो गया, कश्मीर का हंगुल हिरण हो गया। अलग अलग लेक्चर्स में बार बार मैंने ये चर्चा करी है, तो आपको जो है साथ साथ याद करने भी हैं। एक लिस्ट हर बार आप बनाएं और याद करें, ये जरूरी नहीं है, ध्यान रखिएगा, ऐसे याद भी नहीं होती चीजें। तो सिक्किम का राजकीय पशु क्या हो जाएगा? तो लाल पांडा हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कहां इसका प्रश्न बनाने की जरूरत है? सिक्किम का राजकीय पशु क्या है? लाल पांडा। कहां पाया जाता है? सिक्किम में पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, दार्जिलिंग के जंगलों में पाया जाता है। इसे कैट बियर भी कहते हैं। और लाल पांडा परियोजना 1996 में शुरू की गई WWF के सहयोग से। WWF की स्थापना कब हुई? तो 1961 में हुई। इसका लोगो क्या है? इसका लोगो है सफेद पांडा और विशाल पांडा, जो कि चीन में पाया जाता है। भारत में इसकी एक प्रजाति पाई जाती है, लाल पांडा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑलिव रिडले का प्रजनन केंद्र गहिरमाथा किस अभयारण्य में स्थित है? ऑलिव रिडले के बारे में हमने कई बार चर्चा करी है। ऑलिव रिडले परियोजना कब प्रारंभ की गई? तो ध्यान रखिएगा, ऑलिव रिडले के संरक्षण के लिए जो परियोजना है वो 1975 में प्रारंभ की गई थी। कब प्रारंभ की गई? तो 1975 में प्रारंभ की गई। कहां से प्रारंभ की गई? तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान या भीतरकनिका अभयारण्य से प्रारंभ की गई। और ये कहां पड़ता है? ये पड़ता है उड़ीसा में। इसी भीतरकनिका में एक स्थान है जिसका नाम है गहिरमाथा, और इसी गहिरमाथा में आकर के ऑलिव रिडले अपना प्रजनन करते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑलिव रिडले अपना प्रजनन कहां पे करते हैं? तो गहिरमाथा में। अगर गहिरमाथा और भीतरकनिका दोनों ऑप्शन में दिया हो तो आप गहिरमाथा करेंगे, पर यदि गहिरमाथा ऑप्शन में नहीं दिया तब आप भीतरकनिका टिक कर देंगे, क्योंकि गहिरमाथा जो है वो भीतरकनिका अभयारण्य में ही स्थित एक स्थान है। तो ध्यान रखिएगा, ऑलिव रिडले का प्रजनन केंद्र गहिरमाथा किस अभयारण्य में स्थित है? तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भीतरकनिका। ऑलिव रिडले परियोजना कब प्रारंभ की गई? तो 1975 में। कहां से प्रारंभ की गई? तो भीतरकनिका उड़ीसा से। और यही भीतरकनिका अभयारण्य जो है इसमें सर्वाधिक
सर्वाधिक खारे पानी के मगरमच्छ पाए जाते हैं। मगरमच्छ पाए जाते हैं। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि मगरमच्छों की सर्वाधिक संख्या कहां पर है, तो भीतरकनिका उड़ीसा में। चलिए अगला है, विश्व वन्यजीव कोष द्वारा चलाया जा रहा रिवर फॉर लाइफ अभियान का संबंध, इसको सही कर लीजिए, संबंध के बारे में बात कर रहा है। संबंध किससे है? देखिए रिवर फॉर लाइफ ये एक अभियान है, किसके द्वारा चलाया गया, तो विश्व वन्यजीव कोष के द्वारा चलाया गया। और इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध है डॉल्फिन से। किससे संबंधित है ये संबंधित है डॉल्फिन से। तो ध्यान रखिएगा, रिवर फॉर लाइफ विश्व वन्यजीव कोष का संबंध डॉल्फिन से है। और यदि बात करें डॉल्फिन जो है किस श्रेणी में आता है, तो डॉल्फिन के बारे में हमने कई बार चर्चा कर ली, ये एंडेंजर्ड की श्रेणी में आता है, यानी कि संकटग्रस्त की श्रेणी में आता है। बात करें पेंगोलिन की, तो ये पेंगोलिन भी एंडेंजर्ड की श्रेणी में आता है। चाकू जैसे दांत वाली साफिश ये भी एंडेंजर्ड की श्रेणी में आती है। जबकि बंगाली कछुआ की यदि बात करें तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड यानी घोर संकटग्रस्त की श्रेणी में आता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। गांगेय डॉल्फिन का संरक्षण विक्रमशिला अभयारण्य में किया जा रहा है, ये कहां स्थित है? देखिए गांगेय डॉल्फिन पे हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, इसे गंगा का टाइगर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, गंगा का टाइगर किसे कहते हैं, तो गंगा का टाइगर कहते हैं डॉल्फिन को। ये एक स्तनपायी है, मछली नहीं है ये क्या है, ये एक मैमल है, ये एक स्तनपायी है। यदि बात करें डॉल्फिन वर्ष की, तो हमने चर्चा करी थी कि डॉल्फिन वर्ष कब मनाया गया, 2007 में मनाया गया, जिसका विस्तार कब तक किया गया, 2008 तक। ये हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है, राष्ट्रीय जलीय जीव। और कब घोषणा की गई राष्ट्रीय जलीय जीव की, तो ये की गई आपकी 5 अक्टूबर सन 2009 को। ये तिथि का बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछी जाती है। किस श्रेणी में आता है, तो संकटग्रस्त श्रेणी में आता है, यानी एंडेंजर्ड की श्रेणी में आता है। और यह बायो मॉनिटरिंग टूल के तौर पर काम करता है, बायो मॉनिटरिंग टूल के तौर पे काम करता है। बायो मॉनिटरिंग टूल के तौर पे कार्य करता है। इसका क्या तात्पर्य है, इसका तात्पर्य ये है कि जो डॉल्फिन है ये केवल सफेद पानी में स्वच्छ पानी में, सॉरी सफेद नहीं, स्वच्छ पानी में ये रहती है। और यदि पानी गंदा हो जाए तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। यानी यदि गंगेय डॉल्फिन की संख्या गंगा में कम हो रही है तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो गंगा नदी है वो स्वच्छ होने के स्थान पर अस्वच्छ होती जा रही है। तो बायो मॉनिटरिंग टूल के तौर पर काम करता है गांगेय डॉल्फिन। और गांगेय डॉल्फिन के लिए विक्रमशिला अभयारण्य में एक संरक्षण केंद्र बनाया गया है। और यह विक्रमशिला अभयारण्य कहां पर है, तो यह बिहार में स्थित है, बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। बिहार के भागलपुर जिले में आपका विक्रमशिला अभयारण्य स्थित है। ध्यान रखिएगा, इसका स्थानीय नाम भी पूछा जाता है कि इसका स्थानीय नाम क्या है, तो इसका स्थानीय नाम है सुसु, सुसु या सौंस भी इसे कहते हैं। और ये जन्म से अंधा होता है, यानी जन्मांध प्राणी है। तो सत्य असत्य में कुछ भी पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा, ये मछली नहीं है, स्तनपायी है, जन्मांध है, स्थानीय नाम इसका सुसु है, बायो मॉनिटरिंग टूल के तौर पर कार्य करता है। 5 अक्टूबर सन 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। डॉल्फिन वर्ष 2007 में मनाया जाता है और इसे गंगा टाइगर के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा अभयारण्य जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित नहीं है? देखिए नेशनल पार्क की बात करें, ये अभयारण्य है, लिख गया है, इसको आप नेशनल पार्क कर लीजिए चाहे तो। वैसे अभयारण्य भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर अभयारण्य भी लिखा रहे, और यदि कंफ्यूज हो तो आप इसे राष्ट्रीय उद्यान कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा अभयारण्य जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित नहीं है? पूर्वोत्तर भारत के सभी राष्ट्रीय उद्यान हमने याद किए थे और मध्य प्रदेश या अंडमान निकोबार में से कुछ याद करे थे हमने। मेरे को याद नहीं है कि हमने अंडमान निकोबार पर चर्चा करी थी या मध्य प्रदेश पर, लेकिन जिस पर भी की थी पूरे याद हमने कर लिए थे। अब हम कुछ और देखते हैं, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यानों पर चर्चा करें तो ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर में पहले 4 हुआ करते थे, पर लद्दाख अलग होने के बाद अब 3 राष्ट्रीय उद्यान आएंगे जो कि जम्मू कश्मीर से संबंध रखते हैं।
कौन कौन से? तो दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में तो हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान भारत का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहां हंगुल हिरण पाया जाता है। हंगुल हिरण, जिसे कश्मीरी स्टैग के नाम से भी हम जानते हैं। यह जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु है। जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु है कौन सा? हंगुल हिरण। और इस हंगुल हिरण के संरक्षण के लिए 1970 में हंगुल परियोजना प्रारंभ की गई थी। हंगुल परियोजना, तो आपसे पूछ ले हंगुल परियोजना कब प्रारंभ की गई? तो 1970 में प्रारंभ की गई। जम्मू कश्मीर का यह राजकीय हिरण है और हंगुल हिरण को कश्मीरी स्टैग के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहां पाई जाती है? ये पाई जाती है दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान में। अच्छा, मैंने यहां टिक गलत कर दिया। साथ ही किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, ये भी जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। सलीम अली राष्ट्रीय पार्क, ये भी जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। जबकि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये पाया जाता है लद्दाख में। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित नहीं है, बल्कि ये कहां स्थित है? तो नोट कर लीजिएगा, जगह नहीं बची स्लाइड में। ये लद्दाख राज्य में स्थित है। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा भारत का प्रमुख घड़ियाल संरक्षित केंद्र है? देखिए, भारत में कुछ प्रमुख घड़ियाल संरक्षित केंद्र हैं, आपको उनके नाम पता होने चाहिए। तो उसमें से एक है चंबल वन्य जीव अभयारण्य। बात करें चंबल वन्य जीव अभयारण्य की, तो ये जो चंबल वन्य जीव अभयारण्य है, ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सभी में मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, इसके त्रिक बिंदु पर यह पाया जाता है। लेकिन मुख्यतः जो ये जो घड़ियाल संरक्षित केंद्र बनाया गया है, ये कहां बनाया गया है? तो ये बनाया गया है राजस्थान में। जबकि भीतरकनिका वन्यजीव अभयारण्य ये आपका उड़ीसा में स्थित है। ये आपका कहां स्थित है? ये आपका स्थित है उड़ीसा में। जबकि गुंडी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो गुंडी राष्ट्रीय उद्यान आपका कहां स्थित है? तो गुंडी राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा आपका तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। इसके अलावा कुछ और नाम याद रखिएगा। एक रखिएगा नंदका वन का नाम। नंदका वन, नंदका वन कहां स्थित है? तो नंदका वन स्थित है आपका उड़ीसा में। वहीं एक नाम याद रखिएगा शतकोशिया। देखिए कट रहा हो तो लिख लीजिए शतकोशिया, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है तो मुझे यही लिखना पड़ेगा। शतकोशिया उड़ीसा में। तो शतकोशिया अभयारण्य उड़ीसा, नंदका वन अभयारण्य उड़ीसा, गुंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, भीतरकनिका वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा, चंबल वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान, ये सभी जो है प्रमुख घड़ियाल संरक्षित केंद्र हैं। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, भगवतपुर मगरमच्छ परियोजना किस क्षेत्र में लागू किया गया? तो भगवतपुर मगरमच्छ परियोजना को पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा के क्षेत्र में लागू किया गया था। तो भगवतपुर मगरमच्छ परियोजना का संबंध किससे हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सुंदरवन से। अगला है, केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहां स्थित है? तो केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन शिक्षण संस्थान आपका हैदराबाद में स्थित है। निम्न में से क्या डिक्लोफेनेक का विकल्प है? तो सबसे पहले तो हमें यह बताओ डिक्लोफेनेक क्या होता है। तो डिक्लोफेनेक जो है एक दर्द निवारक दवाई है जो पशुओं को दी जाती है। दर्द निवारक दवाई, पेन किलर है ये पशुओं की। अब होता क्या है कि पशु जो है, पशुओं को ये दवाई दी जाती है और ये दवाई जो है उनके कुछ अवशेष पशुओं के शरीर में ही रह जाते हैं। और जब पशुओं की मृत्यु हो जाती है तो उन पशुओं का भक्षण करता है गिद्ध, और गिद्ध के शरीर में ये डिक्लोफेनेक पहुंच जाती है। और ये डिक्लोफेनेक जो होती है ये गिद्धों की किडनी के लिए घातक होती है। गिद्धों की किडनी के लिए घातक होती है। इस वजह से गिद्धों का संरक्षण करते हुए इस डिक्लोफेनेक पर भारत में लगा दिया गया प्रतिबंध। अब भैया डिक्लोफेनेक पे तो आपने प्रतिबंध लगा दिया गिद्धों का संरक्षण करने के लिए, लेकिन इन पशुओं का क्या करें?
जिनको दर्द होता है बीमारी में, इन्हें भी तो कोई ना कोई दवाई देनी पड़ेगी। तो इनके लिए जो दवाई डिक्लोफेनेक के विकल्प के रूप में सामने आई वो कौन सी है, तो वो है मेलोक्सिकुम। मेलोक्सिकुम भी एक दर्द निवारक दवाई है, लेकिन यह गिद्धों के लिए घातक नहीं है। तो डिक्लोफेनेक गिद्धों की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है भारत में, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसके संरक्षण के लिए सेव कार्यक्रम चलाया गया? किसके संरक्षण के लिए सेव कार्यक्रम चलाया गया? अगर आपको इसका फुल फॉर्म पता है ना तो आप इस प्रश्न का उत्तर दे दोगे, या फिर आपने रट रखा हो तब दे दोगे, अन्यथा तुक्का नहीं मार पाओगे। तो ध्यान रखिएगा, सेव का तात्पर्य होता है सेविंग एशियाज वल्चर फ्रॉम एक्सटिंक्शन। यानी कि एशिया के गिद्धों को विलुप्त होने से बचाने के लिए जो कार्यक्रम चलाया गया, उस कार्यक्रम का नाम क्या था? तो उस कार्यक्रम का नाम था सेव कार्यक्रम। यानी गिद्धों के संरक्षण के लिए कार्यक्रम चलाया गया था, और इसी कार्यक्रम के तहत जो वो दवाई थी ना डिक्लोफेनेक, इस पर भारत में प्रतिबंध लगा दिया गया। भारत में प्रतिबंध जो है डिक्लोफेनेक पर किस कार्यक्रम के तहत लगाया गया पूछ लिया जाए तो सेव कार्यक्रम के तहत, यानी सेविंग एशियाज वल्चर फ्रॉम एक्सटिंक्शन। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो है ये फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन घास भूमियों के लिए संकेतक प्रजाति है? हॉक्सविल कछुआ, एलोवेरा चूहा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, या चार पंजे वाले नदी टर्पिन। देखिए प्रश्नों के साथ में ही मैं ये कैटेगरीज लेकर के आया हूं, ताकि यही मैं आपको बार बार बता सकूं कि कौन सा किस कैटेगरी में फॉल करता है। ऐसे प्रश्न लाऊं कि ये किस कैटेगरी में, ये किस कैटेगरी में, तो प्रश्न वेस्ट ही हैं। आपको प्रश्न कुछ और पढ़ना है और ये भी याद रखना है। यदि बात करें हॉक्सबिल कछुए की, तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड की श्रेणी में आता है। एलोवेरा चूहा भी आपका क्रिटिकली एंडेंजर्ड की श्रेणी में आता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि क्रिटिकल एंडेंजर्ड की श्रेणी में आता है। जबकि चार पंजे वाली नदी टार्पिन ये भी क्रिटिकल एंडेंजर्ड की श्रेणी में आती है। यानी कि ये सभी आपके जो है क्रिटिकल एंडेंजर्ड की श्रेणी में आते हैं। ये तो हमें अब पता लग गया, ठीक है। हमने जो लिस्ट हम तैयार कर रहे हैं उसमें हम इन सभी को कहां डाल देंगे? इन सभी को डाल देंगे हम क्रिटिकली एंडेंजर्ड की श्रेणी में। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है घास भूमियों के लिए संकेतक प्रजाति कौन सी है, तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में हम पढ़ चुके हैं, इसे गोदावण या सोन चिरैया भी कहते हैं। और प्रोजेक्ट गोदावण हमने पढ़ा था कि प्रोजेक्ट गोदावण जो है ये कहां से प्रारंभ किया गया, साफ साफ लिख लेते हैं थोड़ा सा। राइटिंग, आज तबीयत ठीक नहीं है दोस्तों, तो थोड़ी सी पहले ही राइटिंग मेरी गंदी है और गंदी हो रही है आज। प्रोजेक्ट गोदावण, ये जो प्रोजेक्ट गोदावण है ये कहां से प्रारंभ किया गया, तो ये राजस्थान के जैसलमेर से प्रारंभ किया गया। देखिए जब भी आपके सामने नाम आते हैं ना तो आपको ये सारी बातें याद आनी चाहिए बार बार, इसीलिए मैं आपको हर बार नोट कराता हूं, आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। तो ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट गोदावण कहां से प्रारंभ किया गया? राजस्थान के जैसलमेर से। और ये घास भूमियों के लिए संकेतक प्रजाति है, जैसे कि गंगे डॉल्फिन गंगा नदी के लिए संकेतक प्रजाति है, बायो मॉनिटरिंग टूल का कार्य करता है। उसी प्रकार ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी बायो मॉनिटरिंग टूल का कार्य करता है। इसकी मृत्यु से यह समझ में आता है कि घास भूमियों में कमी आ रही है, ठीक है। चलिए अगला है, किसके ऊन से बने शॉल को संतूष कहते हैं? तो चीरू के ऊन से बने शॉल को संतूष कहते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, चीरू जिसे तिब्बती एंटीलोप के नाम से भी जाना जाता है, तिब्बती एंटीलोप के नाम से इस चीरू को जाना जाता है। और इस चीरू के ऊन से बनती है संतूष। अब होता क्या है दोस्तों कि एक शॉल बनाने के लिए ना 3-4 चीरुओं को मारना पड़ता है, तो ये तो गलत हो गया ना। तो भारत में इस शॉल पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, ध्यान रखिएगा, भारत में प्रतिबंधित है ये। भारत में इस शॉल पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। तो संतूष नाम की शॉल किस वन्य जीव की ऊन से बनती है? तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारे चीरू। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में पाई जाने वाली नस्ल खराई ऊंट के बारे में अनुटा क्या है?
यह समुद्री जल में 3 किलोमीटर तक तैरने में सक्षम है। यह समुद्री जल में 3 किलोमीटर तक तैरने में सक्षम है, बिल्कुल सही है। ये जो खराई ऊंट होता है ये समुद्र में तैर लेता है 2-3 किलोमीटर तक, इसी वजह से इसे समुद्री जहाज कहते हैं। ध्यान रखिएगा, समुद्री जहाज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये समुद्र में तैरने में सक्षम है। मैनग्रोव की चराई पर जीता है, ये भी ठीक है। ये जंगली होता है, पालतू नहीं बनाया जा सकता, ये कथन गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि भारत की एक जनजाति है रेवारी जनजाति, और ये जो रेवारी जनजाति है ना, ये इस ऊंट को पालती है। कौन से ऊंट को पालती है? तो खराई ऊंट को। तो इसे पालतू तो बनाया जा सकता है, तो नहीं बनाया जा सकता, यही बात जो है अनूठी यानी कि असत्य हो जाएगी, असुमेलित हो जाएगी। बाकी की तीनों ठीक हैं, यानी ये समुद्री जल में 3 किलोमीटर तक तैरने में सक्षम है, ये भी ठीक है। मैनग्रोव की चराई पर जीता है, ये भी ठीक है। पर ये जंगली होता है, इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता, ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि रेवारी जनजाति के लोग इस ऊंट को पालतू बनाते हैं, इसका पालन पोषण करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से महेश रंगराजन के नेतृत्व में प्रोजेक्ट टाइगर को प्रारंभ किया गया। देखिए बाकी सारी बातें तो ठीक हैं, लेकिन ये महेश रंगराजन नहीं होगा। महेश रंगराजन का संबंध तो हाथियों से है। यहां पे क्या हो जाएगा? टाइगर मैन ऑफ इंडिया। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है? कैलाश सांखला। तो किसके नेतृत्व में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था? कैलाश सांखला के नेतृत्व में। तो यही कथन असत्य हो जाएगा। किस मंत्रालय के द्वारा चलाया गया? तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा पगमार्ग विधि और कैमरा ट्रैप विधि द्वारा बाघों की गणना की जाती है। यानी कि हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए। अगला है, विश्व का दूसरा सर्वश्रेष्ठ बाघ रिजर्व किसे घोषित किया गया है? आपसे पूछा जा रहा है विश्व का सर्वश्रेष्ठ बाघ रिजर्व किसे घोषित किया गया है? दूसरा। तो दूसरा किसे किया गया है? जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहां पर है? उत्तराखंड में है। तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ बाघ रिजर्व कौन सा है? अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए तब क्या करेंगे? तो ध्यान रखिएगा, तंजानिया में स्थित है। तंजानिया में स्थित कौन सा? तो सीस्म ग्रेटो नेशनल पार्क। सीस्म ग्रेटो नेशनल पार्क, इसे जो है विश्व का सर्वश्रेष्ठ बाघ रिजर्व घोषित किया गया है। जबकि दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। बात करें पैंच टाइगर रिजर्व की, तो ये आपका मध्य प्रदेश में, सुंदरवन टाइगर रिजर्व आपका पश्चिम बंगाल में, और बांदीपुर टाइगर रिजर्व आपका कहां पर है? तो ये है आपका कर्नाटक में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व निम्न में से कौन सा है? नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, बोर बाघ रिजर्व महाराष्ट्र, हुकांग घाटी, नामदफा टाइगर रिजर्व। देखिए जल्दबाजी में उत्तर मत कीजिएगा। नागार्जुन सागर, श्रीशैलम जो लोग उत्तर सोच रहे हैं वो गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा नहीं पूछ रहा, बल्कि विश्व का सबसे बड़ा पूछ रहा है। और विश्व का सबसे बड़ा कौन सा है? हुकांग घाटी। और हुकांग घाटी टाइगर रिजर्व कहां स्थित है? तो ये स्थित है आपका म्यांमार में। जबकि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ये भारत का सबसे बड़ा है। और ये कहां स्थित है? तो ये स्थित है आपका आंध्र प्रदेश में। जबकि नामदफा टाइगर रिजर्व ये भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है, नामदफा टाइगर रिजर्व। तो विश्व का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व अगर आपसे पूछ ले तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हुकांग घाटी। चलिए अगला है, प्रोजेक्ट चीता के तहत निम्न में से किस देश से चीते लाकर मध्य प्रदेश के कूनो टाइगर रिजर्व में स्थापित किए गए हैं? तो करंट अफेयर का प्रश्न है, किस देश से लाए गए हैं? तो नामीबिया से लाए गए हैं। कितने चीते लाए गए हैं? तो 8 चीते लाए गए थे, 5 थी मादा
और 3 थे नर। इन सभी का नाम रखा गया था, नामकरण हुआ था आपका नामीबिया में, लेकिन एक मादा ऐसी थी जिसका नामकरण भारत में किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और वह नाम क्या था? वह नाम था आशा। तो यह याद रखिएगा कि किस मादा चीते का नामकरण नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आशा। चलिए अगला प्रश्न है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहां स्थित है? केरल, मिजोरम, बिहार, झारखंड। तो दोस्तों केरल में तो जो 2 टाइगर रिजर्व हैं, एक का नाम है पेरियार। महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं? पेरियार और पेराम्बिकुलम। तो पेरियार पूछ लिया, पेराम्बिकुलम पूछ लिया, आपका केरल में स्थित हो जाएगा। और यदि बात करें हम मिजोरम की, तो मिजोरम में स्थित हो जाएगा दम्फा टाइगर रिजर्व। दम्फा टाइगर रिजर्व कहां पर है? आपका मिजोरम में। जबकि झारखंड में है पलामू टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहां स्थित है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपका स्थित है बिहार में। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा बिहार। चलिए आगे के प्रश्न चेक करते हैं हम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? रामगढ़ विषधारी राजस्थान, गुरु घासीदास मध्य प्रदेश, अमरावती तेलंगाना या नामेरी असम। तो देखिए रामगढ़ विषधारी राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में इसके अलावा रणथंभौर है, सरिस्का है, मुकुंदरा हिल्स हैं। तो राजस्थान का चौथा है रामगढ़ विषधारी। जबकि गुरु घासीदास दोस्तों मध्य प्रदेश का नहीं है, बल्कि ये कहां का है? ये है आपका छत्तीसगढ़ का। जबकि अमरावती तेलंगाना में पड़ता है। इसके अलावा एक और यहां पर पड़ता है कवाल, और नामेरी जो है असम में है। असम में मानस है, नामेरी है, काजीरंगा है, ओरांग है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गुरु घासीदास। यह मध्य प्रदेश में नहीं अपितु छत्तीसगढ़ में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, संजय दुबरी बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो संजय दुबरी बाघ अभ्यारण्य आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है, 2022 में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने T/2 अवार्ड जीता। यह किस राज्य में स्थित है? देखिए बाघों की गणना को दुगनी करने के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। 2022 में यह अवार्ड सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया। और आपसे पूछा जा रहा है ये कहां स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों तमिलनाडु में। चलिए दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आए होंगे और ये आपके एग्जाम के लिए भी बहुत फायदे का सौदा साबित होगा। इन्हें आप पढ़िए, बार बार पढ़िए, कंपैरेटिव स्टडी कीजिए, रिवीजन करते रहिए। सबसे महत्वपूर्ण है रिवीजन। पीडीएफ में आपको आज प्रोवाइड करा दूंगा, तो पीडीएफ के लिए कोई भी मत अभी कीजिएगा, क्योंकि मैं सारे पढ़ रहा हूं, लेकिन चूंकि 2-3 दिन तो मैं बीमार ही था, आपको पता है, तो मैं कुछ काम नहीं कर पाया। आज मैं प्रोवाइड करा दूंगा। हालांकि मैं इसमें आंसर्स तो दे दूंगा, पर एडिशनल इंफॉर्मेशन अभी आपको नहीं मिल पाएगी। उसके लिए मैं पूरी तरह प्रयासरत हूं। चलिए फिर पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद दोस्तों।